नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। मुझे लगता है कि अब हम लोगों की जान पहचान काफ़ी पुरानी हो चुकी है, काफ़ी सराहना मिल रही है आप लोगों के द्वारा। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे आप लोग। जैसा कि मेरा वादा था आप लोगों से कि सीटेट की कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हुआ हर एक विषयों का हर एक सब्जेक्ट में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मैं करवाऊंगा, इतना तो निश्चित करवाऊंगा 100+ मार्क्स आप लोग मेरे वीडियो को देख करके ले आ सकते हैं। अभी समय है, आप सबको शारदीय नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम भी भगवत शक्ति की उपासना में, भगवती की पूजा अर्चना में लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी लगे होंगे। जो अन्य धर्मों से मेरे भाई लोग हैं वो सहयोग कर रहे होंगे। हम सबका काम ऐसा ही चलता है। अभी शाम का समय है, मैं मानता हूं कि आरती वगैरह हो गई होगी। अब आइए इन सब बातों में तो बात करते ही रहेंगे हम आपसे। स्टडी पर फोकस रखिए। एग्जाम का दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, मेला वगैरह में ज्यादा समय मत इन्वेस्ट कीजिएगा। आज का टॉपिक लेते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर शुरुआत में ही थंबनेल में भी आपको दिख गया होगा, और इसके साथ यहां पर मैं चर्चा करूं, यहां भी मैंने लिखा है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज। हिंदी और संस्कृत की तो लगातार मैंने बातें की है, तो 30 मार्क्स का अगर वो है तो एक तीसरा पक्ष CDP की भी मैंने चर्चा की है जो 30 मार्क्स है। इन 3 पर मैं बात कर चुका, इन 3 को मैंने आपको पढ़ाया है। अभी 2 सब्जेक्ट, इसका भी एक वीडियो आज से कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने लाया था मैं। काफी अच्छा सराहना रहा। जितने लोग देख सके हो, नहीं देख सके तो अब तो रेगुलर ही मिलने वाला है, और दुर्गा पूजा तक हो सकता है थोड़ा डिटेन हो, 1-2 दिनों डिटेन हो, लेकिन इसके बाद लगातार आपको रोज एक वीडियो मिलेगा क्योंकि तैयारी के लिए समय कम है। तो ये EVS जो हमारा 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 30 में से 20 समथिंग, वैसे कभी 16 कभी 17 ऐसा भी पूछ लेता है। वैसे जो डिवाइड किया गया 15 + 15 बुक से और 15 पैरागोजी से, लेकिन 15 से अधिक प्लस हो जाता है बुक से। इसलिए बुक का कंटेंट हमें 100% जानना है, उसको पढ़ना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ई-बुक डाल दूंगा। 3, 4, 5 3 क्लास का EVS का बुक आता है। किस किस क्लास का? 3, 4, 5 इन तीनों क्लास का ई-बुक टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। जब भी समय मिले, जैसे समय मिले, एक बार खोल करके देख लीजिएगा चैप्टर वाइज। 6 थीम ही पढ़ने हैं हमें, 4 उप थीम है जिसका मैं पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं चैप्टर को लेकर के, आज मैं सिर्फ क्वेश्चन पर मैं आपको समझाने आया, और ये भी क्वेश्चन लिमिट चैप्टर से हैं। किस चैप्टर से हैं? तो चैप्टर है 1 और 2, यानी कि पहला क्या है? परिवार और मित्र। पहला थीम क्या है? परिवार और मित्र, उस चैप्टर से। और दूसरा चैप्टर पौधे एवं प्राणी जगत। इस 2 चैप्टरों से मैंने 30 क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए बिना बात समझ जाया कि अब मैं वीडियो की ओर बढ़ता हूं। वीडियो में देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। क्वेश्चंस को मैं लेता हूं और क्वेश्चन पे बहुत सारी बातों को करूंगा आप लोगों के साथ। पहले क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। देखिए, जानते आप लोग होंगे, पर मेरा दायित्व है कि आपको समझाना, और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। हंसते गाते ऐसे बैठ करके अगर आप देख रहे हैं तो सीखते चले जाएंगे हम लोग। हो सकता है मेरे चेहरे पर थोड़ी सी थकान दिख रही हो, तो लाजमी है भगवती उपासना में लगे हैं। चलिए यहां देखते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा जानवर है जिसके आगे का दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। अब इस क्वेश्चन से आप लोग की कई बार मुलाकात हुई होगी, पता नहीं कितना आप स्टडी किए हैं, लेकिन मुलाकात हुई होगी। मैं कहता हूं अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मुलाकात हुई होगी। 2 जंतु हैं, एक आप गिलहरी महोदय का नाम सुने होंगे, यहां भी है, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए, तो गिलहरी और चूहा, ये 2 जंतु हैं जिनका आगे का दांत हमेशा बढ़ता रहता है। तो अब यहां शर्त क्या है? वो
दांत को न बढ़ने देने के लिए कुतरते रहते हैं। क्या करते हैं? कुतरते रहते हैं। इस शर्त में गिलहरी महाराज नहीं आते। गिलहरी क्या करते हैं? दांतों को घिसते रहते हैं। गिलहरी का क्या करना होता है? दांतों को घिसना रहता है। अगर यहां पर कुतरने को हटा करके घिसना दे देता तो इसका आंसर हो जाता क्या? गिलहरी। लेकिन यहां क्या दिया है? काटना या कुतरना। उस स्थान पर इसका आंसर होगा छिपकली। माइंड में एकदम सेट कर लिए। दो ही क्वेश्चन इससे आते हैं, एक या तो गिलहरी के बारे में आएंगे या सॉरी छिपकली नहीं होगा, मिस्टेक, सॉरी 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 चूहा। दो ही क्वेश्चन इसके आते हैं, एक तो गिलहरी आएगा या दूसरा चूहा आएगा। तो यहां जो क्वेश्चन है हमारा कि वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। गणेश जी का वाहन जो है चूहा महाराज। बताइए इतने बड़े पेट वाले को कैसे बैठा के वो चल रहा होगा, पता नहीं, जो भी हो। वो चूहा महाराज अपने दांतों को क्या करते हैं? कुतरते रहते हैं। वस्तुओं को कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं। कुछ भी देख दीजिए एकदम काट काट कर एकदम क्लियर कर देंगे वो। तो इसका आंसर हो गया, जो दांत बढ़ते रहते हैं वस्तुओं को, उसको अपने दांतों को बढ़ने ना देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते, तो वो कौन हो गए? चूहा महाराज। अगर रहता कि घिसते रहते हैं तो आंसर हो जाता गिलहरी। कोई दिक्कत? यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? चूहा। निम्नलिखित में वह कौन सा जानवर है जिसके आगे का दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते हैं, कुतरते रहते हैं? तो हो गया चूहा। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन पर टाइम लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है। मैं अब क्वेश्चन की सीमा बढ़ा रहा हूं। पहले 15 करके 20 करके क्वेश्चन लाया, आप लोगों से सराहना मिली। अब क्वेश्चन की सीमा बढ़ा रहा हूं। धीरे धीरे मैराथन क्लास भी जाएगा, 2-2 घंटे का वीडियो होगा। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग देखिएगा, जरूर देखिएगा, तभी आपका फायदा होगा और मेरा भी कुछ फायदा हो सकता है। अनुनासिक क्रिया है। चलिए, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? लौंग खाए भाई? दांत में दर्द हुआ है? नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। जब कभी दांतों में दर्द हो तो लौंग मुंह में रख लीजिए, मुंह से स्मेल आता हो लौंग रख लीजिए, बड़ा फायदा करेगा। और भी बहुत सारी बीमारियों में लौंग काम करता है। क्योंकि सीटेट के किताब में इस चीज का जिक्र है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया कि दांतों में अगर पेन हो तो हमारे रसोई की कौन सी औषधि काम में लाई जा सकती है, किस चीज को हम औषधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, तो वहां पर आएगा लौंग। तो यहां पर कह रहा है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? और केसर वाला दूध तो बड़ा पिए होंगे, केसर बादाम पिस्ता वगैरह बड़ा चर्चा होता है। जब नई नई शादी होती है लड़कों को तो केसर वाला दूध पिलाया जाता है। अब किस लिए ये नहीं मुझे पता, लेकिन पिलाया जाता है, तो पिलाया जाता है। अब यहां जिक्र करते हैं हम, तो ये दोनों क्या है? फूल है। सीधे आंसर दे रहे हैं हम, जड़ नहीं है। आप भी जानते हैं कि लौंग और केसर जड़ नहीं हो सकता है, तना नहीं हो सकता है, फल नहीं हो सकता। ये है क्या? फूल। ये नहीं। अब इतना परिचय दें कि जड़ किसे कहते हैं, तना किसे कहते हैं, फल किसे कहते, तो लगता है कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, जो मुझे करना नहीं है। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पर लेकर के चलूंगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लौंग एवं केसर क्या है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो फूल से प्राप्त किए जाते हैं। दैट्स क्लियर। अब समय कम है इसलिए मैं क्वेश्चन को बढ़ाता रहता हूं, सॉरी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अनियमित तंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? अनियमित तंतु यानी कि जिसके अपने रहने का कोई निर्धारण न हो, किसी दूसरे प्राणियों के सहारे जो अपने जीवन को व्यतीत करे, उस प्राणी को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि उस प्राणी को क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। जो अनियमित तंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो परजीवी कहा जाता है। हमारे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखते रहिए क्वेश्चन को, एक लाइन में देखिए और उसको याद कीजिए, जो ब्रेन में रहे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है। लगभग हम कहते हैं कि 10 वीडियो हम देंगे आपको पर्यावरण का। जो बुक से क्वेश्चन आते हैं उस 10 वीडियो में, ये थोड़ा छोटा वीडियो होगा, इससे बड़ा बड़ा वीडियो हम देंगे। 10 वीडियो को अगर आपने गौर से देखा तो फिर मैं ये बात कहता हूं कि आपका लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे हल हो जाएगा। आप केवल गौर से देखिए, स्किप करके देखते हैं, आधा देखते हैं, तो फिर देखिए भाई इसमें तो दिक्कत होगी। कब कौन सी बात सरस्वती की कृपा से मेरे मुंह से निकल जाए और जो आपके लिए उपयोगी हो जाए, ये मैं नहीं जानता। मेरे अनुभव का मैंने पिछले वीडियो में कहा, लाभ उठाइए।
अब भी उठाइए, मैं कह रहा हूं, साथ दीजिए, कामयाबी लीजिए। आपको जो करना है देखिए, यहां पर कहते हैं कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं। वह वर्णक 3 प्रकार के होते हैं। वहां बायोलॉजी में डीपली हमको अभी नहीं जाना है, हम लगातार पढ़ते आए हैं कि हरित वर्णक यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पौधे का रंग हरा होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, और जिनके पत्तियों में नहीं पाया जाता है उनके तना में पाया जाता है, जैसे नागफनी, जिसको कैक्टस भी आप कहते हैं। इन पौधों के किस में पाया जाता है, ये क्लोरोफिल तना में पाया जाता है। तो यहाँ कैरोटीनॉइड दे दिया है, लाइकोपीन दे दिया है, एंथोसाइनिन दे दिया है। ये सब जंतु हार्मोन है, ये सब पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है। और यह क्लोरोफिल जो है ये हरित वर्णक है, जिसके कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चले। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं आ रहा हो पूरा डीप भी हम ले जाएंगे, अगले वीडियो में आप चलिएगा तो मैं पूरा डीप ले जाऊंगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन आया है मेरा, क्वेश्चन कहता है कि बच्चा सर्वप्रथम सीखना प्रारंभ करता है। तो सर्वप्रथम भाई बच्चे का जन्म कहां होता है, बच्चे का जन्म तो होता है परिवार में। तो सबसे पहले सीखना कहां से प्रारंभ करेगा, वो परिवार से सीखना प्रारंभ करेगा, समाज में बाद में जाएगा। पहला समाज भी परिवार ही होता है, पहला समाज कौन सा होता है, परिवार होते हैं। इसलिए बच्चा अगर सर्वप्रथम सीखना प्रारंभ करता है तो किससे करता है, तो परिवार से। इनमें कोई अब ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, समाज से नहीं होगा, दोस्त से नहीं होगा, क्योंकि परिवार में पलेगा बढ़ेगा तब उसका दोस्त बनेगा, दोस्त बनेगा समाज विकसित होगा। समाज की पहली इकाई क्या होती है, परिवार। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। आइए, निम्न में से कौन सा परिवार के प्रकार भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। तो आजकल थोड़े हमारे लड़के लड़कियां वीआईपी हो गए हैं, शादी हुई नहीं लड़कियों का कि लड़का का एकदम पकड़ लिए कॉलर किया है हमको भी लेके चलो, तो जिससे बन जाता है एकल परिवार जहां पति पत्नी और बच्चे होते हैं। लेकिन हमारे भारतीय परिवार की परंपरा यहाँ आके खत्म नहीं होती है, उसकी आधारशिला रही है दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता सब साथ में रहे हैं, बड़े से परिवार में रहे हैं। अभी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत गांव का देश से अगर गांव में आज भी देखें हम, तो 80% परिवार ऐसे मिलेंगे जो एक पूरा समूह एक आंगन में निवास करता है। तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, परिवार भारतीय संस्कृति की आधारशिला है, तो वो हो गया संयुक्त परिवार। क्या आंसर होगा, संयुक्त परिवार आंसर होगा। दैट्स क्लियर, समझने में कोई दिक्कत हो रही है, होगी तो कमेंट कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट भी नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। आप अगर कमेंट करते हैं ना तो मेरा भी मोटिवेशन होता है, मन करता है कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करें, और मेहनत करने की मन होती है आपके लिए। तो थोड़ा सा कॉपरेशन मैं आपसे मांगता हूं, लगातार कॉपरेशन मांगता हूं भाई, कॉपरेट कीजिए, आप कीजिएगा, मेरा उत्साह वर्धन होगा, मैं आपके साथ लगा रहूंगा, आपका फायदा होगा। एग्जाम पास करिएगा, मुलाकात हो ना हो मन में कहिएगा कि सर ने पढ़ाया था, ये सब क्वेश्चंस आ गया, वही मेरे लिए कामयाबी होगा। मैं हमेशा मां भगवती से कामना करता हूं कि जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो सब कामयाब हो जाएं, एक बार में सीटेट क्रैक कर जाएं, आगे अपने रास्ते को चयन करें, केवीएस में जाएं, एनवीएस में जाएं, स्टेट गवर्नमेंट में आए, जहां जाना है वो जाएं, लेकिन सीटेट क्रैक कर जाएं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आइए। निम्न में से कौन सा कथन सही है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में ये क्या सही बात है, कोई जरूरी नहीं है कि एकल में होगा संयुक्त में नहीं होगा, इसलिए इस कथन को हटा दीजिए। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज प्रथा एवं बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। कौन सा कथन सही है, तो ये सबसे एक्यूरेट है भाई आपका। क्या आप मानते हैं कि ये अच्छी बात है, दहेज प्रथा एवं बाल श्रम क्या सामाजिक बुराइयां है या नहीं है, जाहिर सी बात है। कई कानून भी बनाए गए इसके लिए कि इसको रोका जाए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए। तो अभी जहाँ हर जगह हमारे बिहार में पोस्टर लगाए गए हैं, स्कूल के मास्टरों को कहा गया है, आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं, कि अगर कहीं दहेज या बाल विवाह हो रहा है तो थाने को सूचित करें, और भी जवाबदेही दी गई है, और बाल श्रम को पहले भी निषेध किया गया है। तो ये हमारी सामाजिक बुराइयां हैं जिसके लिए सरकार ने भी बैन लगाया है। ये कुछ कथन सही है, बिल्कुल सही है। तो इसके साथ हम लोग चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखते रहिए, क्वेश्चन को नोट आउट कीजिए।
क्योंकि देखिए चैप्टर आप लोग विभिन्न तरीके से पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा ई बुक में डाल दूंगा। मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर के आ रहा हूं कि क्वेश्चन को हल करने का तरीका सीटेट के पूछे गए क्वेश्चन से उनको देख करके आपको कुछ समझ में आएगा कि कैसे हमें जवाब देना है। फिर कल मैं हिंदी का वीडियो लेके आ रहा हूं, काफी सराहना हुई हिंदी की वीडियो की, और सारे वीडियो देखिएगा तो आप लोग सराहना कीजिएगा। बस हो क्या रहा है कि लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच नहीं पा रही है, तो काइंडली आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर तो निश्चित करें, इसलिए शेयर करें कि सब तक पहुंचाइए। लोग पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं। अगर वीडियो आ भी जाता है तो स्किप करके निकल जाता है, होगा कोई ऐसे ही होगा, लेकिन देखने के बाद ना उनको लगेगा कि मेरे अनुभव का कितना फायदा उनको मिलता है। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अब आइए, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? अब विशेषता परिवार की नहीं है, परिवार के बारे में सोचिए, परिवार क्या क्या काम करता है और क्या क्या नहीं करता है। परिवार जो जो काम करता है, अब यहां पर पॉइंट्स हम देखते हैं। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं। तो जब तक दो भिन्न लिंग वाले व्यक्ति एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या परिवार बनेगा? पति और पत्नी रहेगा तभी परिवार बनेगा। कम से कम इतने लोग की तो जरूरत है ही, नहीं तो बैचलर आप रूम में पड़े हुए हैं तब क्या आपको कहेगा कोई कि परिवार है? कोई लड़का रहता है, एगो लड़की को जोड़ लीजिए आप तो कहेगा अरे ये तो फैमिलियर हो गया। होता है कि नहीं? अब देखिए, इसमें हंसने वाली बात कुछ नहीं है। वो चोरी छिपे अगर लड़की जोड़ लेते तो अलग चीज। सीधे तौर पर परिवार कब निर्मित होता है? परिवार तब निर्मित होता है जब एक लड़का और एक लड़की कम से कम हो, दो भिन्न लिंग वाले लोग व्यक्ति एक साथ रहते हैं। प्रत्येक सदस्य की आय विभिन्न जमा की जाती हो, वह समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो वो कहता है विशेषता नहीं है, तो ये तो है भाई, बच्चे की सुरक्षा और साझा करने का उत्तरदायित्व ये भी है। नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य काम करता है, आमदनी करता है। अपने भारत में तो खासतौर से ऐसा नहीं है, और सबका आय जमा होता है, भिन्न भिन्न आय जमा होता है। हो सकता है कि आमदनी एक जगह भी जमा हो सकता है कि आमदनी नहीं भी करने वाला हो, एक व्यक्ति की आमदनी पर कई लोग निर्भर करते हो, ऐसे कई प्रकार की बातें हो सकती है। इसलिए ये कथन प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, ये कथन गलत है। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। आज कुछ थका सा हूं मैं, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, सराहना जरूर कीजिएगा। ये नहीं तो नीरस होकर छोड़ दीजिएगा, जो सर ही नीरस हैं तो हमको क्या बात। हम भाई बहुत बिजी हैं आजकल शक्ति की उपासना में, आप भी बिजी होंगे मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन मैं जिस तरह से वीडियो बना रहा हूं आप इसको देखिएगा, इतना समय मुझे जरूर दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि आपका फायदा होने वाला है। मेरा तो जो मेहनत है कर ही दिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका? सीधे तौर पर यह कथन है अरस्तु का। किनका कथन है? ये कहे थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो व्यक्ति समाज में नहीं रहना चाहता है वो देवता है अथवा दानव है। तो ये कथन किनका? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। किनका कथन? अरस्तु का। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ज्यादा समय इस पर नहीं लेंगे। मैकावर पेज या महात्मा गांधी इन सब के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, अगले वीडियो में मैं जिक्र करूंगा। तो क्वेश्चन अधिक है और मैं चाहता हूं कि समय आप लोगों का भी जाया ना करें। तो आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ज्यादा भाग गए, अभी इतना मत भागिए भाई। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये सब आता होगा आप लोगों को। क्वेश्चन तो पीपीटी वाले ने दे दिया है। किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज्यादा रहती है? नो डाउट भाई, संयुक्त परिवार में ज्यादा रहती है। एकल परिवार में दो ही लोग रहते हैं, वो उसका सर फोड़ेगा, वो उसका बीवी हस्बैंड का फोड़ेगा, हस्बैंड बीवी का फोड़ेगा, इतना ही चलता है। तो बहुत कम होता है क्योंकि एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज लग जाता है। लेकिन अधिक से अधिक कलह की संभावना कहाँ होती है? संयुक्त परिवार में। जहां मेंबर अधिक होंगे झगड़ा की संभावना वहां अधिक होगी। तो मेंबर किस में अधिक होंगे, एकल में या संयुक्त में? तो संयुक्त में। तो कलह कहाँ होगा? वैसे संयुक्त परिवार की एक विशेषता में यह भी कहा गया है कि संयुक्त परिवार कलह का अखाड़ा होता है, आलस्य होता है उसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, यह कथन सत्य है। अब एकल परिवार है, पति पत्नी और बच्चे हैं,
पति को पता है कि हमको कमाना है, अगर पत्नी भी नौकरी करती है तो उसको भी पता है हमको ड्यूटी जाना है, तो उससे पहले उठ के खाना बनाना है। पति को भी अपना काम करना है क्योंकि मदद करने वाला कोई नहीं। और संयुक्त परिवार में क्या, झाड़ू लगाना है, चलो तो दो अगर मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुएं हैं परिवार की, तो बड़ी वाली छोटे की, अरे छोटी वाली लगा लेगी, छोटी वाली क्या सोचेगी, बड़ी वाली लगा लेगी। इसमें एक दूसरे को देख लो, उठी नहीं उठी, अरे सोए रहो, वो भी अपना चद्दर तान के सो गई। और जब भी देखी उठी, वो काम शुरू कर दी है, तब प्रतिष्ठा बचाने के चलते पीछे से लाइए ना दीदी हम ही चला देते हैं, इससे तो होगा नहीं। तो इसलिए क्या बात है भाई, तो एक परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, यह कथन किसका है? आंशिक रूप से सत्य है, तो पूर्ण रूप से सत्य है कि एकल परिवार में अगर लोग हैं तो पूर्ण रूप से सत्य है कि अधिक आत्मनिर्भर रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा काम कोई दूसरा आकर के नहीं करने वाला है और दूसरे के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम ही को करना है। तो आत्मनिर्भर रहना होगा, स्वयं पर आश्रित रहना होगा। वैसे आत्मनिर्भरता अच्छी बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आप अपने काम को करते रहिए। अगला क्वेश्चन, बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है, किससे? बालक की पहली पाठशाला क्या होती है बच्चों? परिवार। आप जानते हैं कि बालक की पहली पाठशाला क्या होती है? तो परिवार। तो बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है, किसके द्वारा? तो चूंकि सर्वप्रथम लगा हुआ, शिक्षा तो सबके द्वारा दी जाती है, लेकिन सर्वप्रथम किसके द्वारा दी जाती है? तो नो डाउट इसका जवाब हम एक लेकर के चलेंगे, क्या लेकर के चलेंगे? परिवार। क्योंकि सबसे पहला पाठशाला क्या होता है? परिवार, और सबसे पहली शिक्षक मां। अगले क्वेश्चन की ओर है, समाज की सबसे छोटी, क्या टाइम पास नहीं करना चाहते, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार है। क्या टाइम पास करें? आप भी जानते हैं कि समाज, परिवार से समाज बना, परिवार से समाज बना, समाज से समुदाय मतलब देश बना, और एक ही प्रकार के परिवार के लोग जहां रहते हैं वो समुदाय बन गया, एक ही जाति के लोग हैं तो समुदाय बन गया। तो इस पर हमको क्या डिस्कस करना है, ये आप लोग को आता ही होगा भाई। नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति का संबंध है, देखिए दुग्ध क्रांति, दुग्ध उत्पादन से नहीं होगा, इसको कहते हैं हम श्वेत क्रांति। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। इसके जनक कौन है भाई बताइएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कहां से थे? गुजरात से थे, जिन्होंने मतलब श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। ये दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। पुष्प उत्पादन को बागवानी कहा जाता है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? नीली क्रांति से। बहुत सारी क्रांति और क्रांति सारा याद करना पड़ेगा आप लोगों को, दो तीन मैं अभी बता रहा हूं कि जैसे कि आप देखिए हरित क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। रक्त क्रांति, लाल क्रांति टमाटर और ये मांस उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति सरसों उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह ये जो क्रांतियां हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिएगा मैं भी बोल रहा हूं, अभी भी तो बोल दिया, 4-5 तो बोल दिया। अब आपसे मैं रिटर्न लेता हूं, बताइए हरित क्रांति के जनक भारत में किनको कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। क्या जवाब दीजिएगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कब हुआ था? 60 के दशक में हुआ था भारत में हरित क्रांति, और गेहूं के उत्पादन में खासा वृद्धि हुई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इससे खासा लाभान्वित हुए थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की ओर आइए आप। बर्फ पर अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? तो देखिए बर्फ पर अंडा देने वाली पक्षी का जिक्र करते हैं, आर्कटिक टर्न नहीं है, हैमिंग बर्ड नहीं है, इसमें हो जाएगा पेंगुइन। और बड़ा ही अद्भुत सी कहानी है पेंगुइन की। कहिए क्या अद्भुत सी कहानी है सर? तो मादा पेंगुइन क्या करती है? बर्फ पर अंडा देने के लिए बैठ जाती है। अब पुरुष पेंगुइन उसका देख रेख करता रहता है, वो तब तक बैठी रहेगी बर्फ पर में गड्ढा खोद के जब तक वो अंडा दे नहीं देती है। और अंडा दी, वहां से उठ के चल दी। अब उस अंडे का से बच्चा जब तक नहीं निकलेगा वो तब तक उसका देखरेख किसको करना है? तो पुरुष पेंगुइन को करना है। एकदम स्त्री भक्त होता है वो।
जब स्त्री में गर्भवती हो गई तो भी देख रेख करना है, और जब स्त्री गर्भ से अंडा निष्कासित कर दी तो अभी जो है उस अंडे का देख रेख करना है कि जब तक बच्चा ना आ जाए। तो यही कहानी है। तो यहाँ पर बर्फ पर अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? तो पेंगुइन, जो बर्फीले प्रदेशों में पाया जाता है, आपको पता होगा। आगे बढ़िए। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? कुछ देर पहले ही जिक्र हुआ आप लोगों के साथ। वही, अब इतना जल्दी भूलिएगा तो बड़ा मुश्किल है। किनको कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन किससे? ये तो साइंटिस्ट थे, इनको छोड़ दीजिए। डॉक्टर बी कुरियन किससे, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, श्वेत क्रांति। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। और किस राज्य से थे भाई? गुजरात से थे। कहां से थे? गुजरात से। सारे स्टेट के पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा, किसी न किसी स्टेट के पूछे गए क्वेश्चन है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, पक्का वादा है मेरा। केवल जैसे आप लोग सहयोग कर रहे हैं उसी ढंग से सहयोग करते रहिए, फिर देखिए वीरेंद्र आपके लिए क्या क्या करता है। अगले वीडियो में आइए, अगले क्वेश्चन में आइए। कीटभक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं? इनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो वैसे तो कीटभक्षी पादप पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है, लेकिन उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कीटभक्षी पादप जो है सो कीटों को खाकर किस तत्व की आपूर्ति करते हैं? तो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसीलिए उस मृदा में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। कार्बन, सल्फर, पोटेशियम ये सब होता है, उनमें नहीं होने का रीजन है नाइट्रोजन। आप लोग निफेथिन्स या घटपर्णी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सुन लीजिए। अब हम सारा कुछ मान ले कि आप पढ़े ही हैं, तो मैं पढ़ा क्या रहा हूं? खाक। पढ़े होंगे, ये भी मैं समझ रहा हूं, लेकिन जितना डीप मैं लेके चल रहा हूं उससे अधिक भी जानते होंगे कोई, उससे कम भी जानते होंगे। तो जो कम जानते हैं उनको समझ लीजिए, जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। घटपर्णी या निफेथिन्स भारत में किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय। भारत में कहां पाया जाता है? मेघालय में। ऑस्ट्रेलिया में कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। वो घड़े के आकार का होता है और एक विशेष प्रकार का गंध निकालता है, मुंह खोलता है, जो आकर्षित करता है छोटे छोटे जीवों को। मेढक, चूहा तक को खा जाता है, और उसके बाद जब भी उसमें अंदर घुसा उसका ढक्कन बंद हो गया और धीरे धीरे पचा करके अपने किस पोषक तत्व की पूर्ति करता है? वो तो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन में कहा गया आपको कि कीटभक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। तब किस मृदा पर उगते हैं इसका तो ऑप्शन में कोई जिक्र नहीं है, तो इस क्वेश्चन को यहीं हम खत्म किए। कौन सा तत्व नहीं होता है, तो उसमें सीधा याद रखिएगा नाइट्रोजन नहीं होता। या क्वेश्चन को थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया कि वो कीटों को खाकर अपने किस पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं, तो अभी इसका जवाब होगा क्या? नाइट्रोजन। इसका जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर अब आइए। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश है, तो विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? अब यहाँ पर मैंग्रोव वनों का विस्तार है, तो मैंग्रोव वन का विस्तार आपके देश में, भारत में सबसे अधिक कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? किन दो नदियों के बीच में है? तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के दोआब में है। अब रहा मैंग्रोव वन किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाएगा, तो देखिए मरुद्भिद हो गया, मरुस्थलीय। यहाँ पर कटीली झाड़ियां पाई जाती है। मरुस्थल में कौन सी झाड़ियां पाई जाती है? कटीली झाड़ियां। लवनोद्भिद में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? तो लवनोद्भिद क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समोद्भिद मैदानी क्षेत्रों को कहते हैं जहां मक्का, गेहूं इत्यादि उपजता है। और जलोद्भिद जल में निकलने वाले पौधे को कहा जाता है जलोद्भिद, जैसे कि लीली, जल लीली, जलकुंभी, नीलहरित शैवाल, इन सब का नाम आप लोग सुने होंगे। ये सब जलोद्भिद पौधे हैं। समोद्भिद में गेहूं, मक्का, धान ये सब आ जाएगा समोद्भिद में। लवनोद्भिद में क्या आ जाता है? मैंग्रोव वन। और मरुद्भिद में कैक्टस वगैरह आप जानते ही हैं। तो अब सीधा याद रखें मैंग्रोव वनों का विस्तार कहाँ है सर्वाधिक? सुंदरबन में। सुंदरबन में क्यों है? तो वहां समुद्र से कनेक्टेड है, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से कनेक्टेड है वो नदियां। वहां जाकर बंगाल की खाड़ी मिलती है, तो हाई टाइट और लो टाइट होता है। तो नदियों से जो पानी, समुद्र से जो पानी रिटर्न होता है हाई टाइट में, पानी बढ़ता है तो वो सब नमकीन खारा पानी होता है।
तो वो लवणोद्भिद क्षेत्र हो चुका है सुंदरबन, और वहां पर किस वन का विस्तार हो गया है? मैग्रोव। तो इस तरह मैग्रोव वन का विस्तार कहां होगा? तो होगा लवणोद्भिद मिट्टियों में। कहां पर होगा? लवणोद्भिद मिट्टियों में। मैं थोड़ा फास्ट आज चल रहा हूं, क्योंकि नहीं कहूंगा, क्यों कहूंगा, रहने दीजिए। मैं फास्ट चल रहा हूं, स्लो चल रहा हूं, उससे फर्क नहीं। क्वेश्चन सीख रहे हैं आप? नहीं सीख रहे हो तो कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर से, अभी नहीं, आज कुछ नहीं। मेला में 4 को वीडियो देंगे, मेला भी देखिएगा, वीडियो भी देखिएगा, ठीक है? भगवती को प्रणाम भी कीजिएगा मेरे तरफ से भी। आइए, मादा मच्छर खून चूसने का कार्य क्यों करती है? भाई मादा से बच के रहिएगा, जो मादा होंगे माफ कीजिएगा। मादा मच्छर खून चूसने का कार्य क्यों करती है? क्यों? तो उनको अपना पोषण चाहिए। मच्छर का कार्यकाल ही छोटा होता है, जीवन ही छोटा होता है। तो मलेरिया फैलाने के लिए गलत बात है भाई, परजीवी छोड़ेगा तो मलेरिया तो फैलेगा ही फैलेगा। संक्रमण फैलाने के लिए भी नहीं, उससे मच्छर को क्या मतलब है? क्या उसको थोड़ी पता है कि हम संक्रमण फैला रहे हैं, कि मलेरिया फैला रहे हैं? ये सब तो कुछ मतलब नहीं है उसको तो अपनी आवश्यकता चाहिए ना, स्वयं की आवश्यकता क्या है? उसको पोषण चाहिए। पोषण किसके लिए? तो अंडा देने के लिए। अंडा देगा तब नया नया पैदा करेगा, नहीं तो नर मच्छर से मिल लिया और अंडे को पोषण कहां से देगा? तो अंडा देने के लिए। इसका सीधा जवाब क्या है? अंडा देने के लिए। नर मच्छर को खून चूसने का, मादा मच्छर खून चूसने का कार्य क्यों करती है? अंडा देने के लिए। क्यों करती है? अंडा देने के लिए। ठीक, अपने जीवन को बचाने के लिए नहीं, अंडा देने के लिए ही होगा। एग्जैक्ट आंसर है कि मादा मच्छर खून चूसने का कार्य क्यों करती है? तो अंडा देने के लिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो टैडपोल, यहां पर अगर मैं आंसर लूं तो सीधा हो जाएगा मेढक, सीधा लाइन पड़ा हुआ है। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो मेढक की। मछली नहीं, ध्रुवीय भालू नहीं, टारपीडो नहीं। अब ये रटने वाली बात है भाई, सीधा दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है? तो मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था को कहा जाता है। अगर वीडियो गौर से देख रहे होंगे तो दोबारा इन क्वेश्चन से मुलाकात करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए फिर से लकीर आ जाता है, रोक। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? भाई आपके शरीर में सबसे ज्यादा रिपेयर होने वाला पार्ट्स कौन सा है, जो अपना क्षतिपूर्ति स्वयं बहुत जल्दी से करता है? आप पढ़े होंगे, यकृत या लीवर। आपके शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला उसी को कहा जाता है। ऑप्शन को हम बाद में देखें, पहले क्यों? तो उपापचय में ये बहुत अधिक मदद करता है। तुरंत लोग कहता है कि लीवर फैटी हो गया, लीवर खराब हो गया, तो गैस बनना शुरू हो जाता है, खाना अपच शुरू हो जाता है, और फिर बहुत जल्दी रिपेयर भी कर लेता है। अगर खाने में थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो लीवर स्वयं को रिपेयर कर लेता है। बहुत सारे हार्मोन्स लीवर से स्रावित होते हैं। तो इसलिए मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी होती है? तो यकृत। यहाँ आंसर में दिया गया। आंत नहीं होगा, वृक्क नहीं होगा, अमाशय नहीं होगा। अमाशय भी हार्मोन स्रावित करता है लेकिन सीमित मात्रा में। यकृत भोजन का भंडारण भी करता है, मतलब पचे हुए पोषक तत्वों का भंडारण भी करता है, भोजन को पचाता भी है, शरीर को नियंत्रित भी रखता है, उपापचय में भी मदद करता है। ये बहुत सारे कामों को करता है, इसलिए इसको कहा जाता है जैव रासायनिक प्रयोगशाला। आंत तो एक नली हो गई जो भोजन को लेकर के जाती है हमें, और उसमें अपने एक रसोई घर कहते हैं ना, सामान रखने का जगह, वो हो गई आंत। वृक्क जिसमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब जब खाने के बाद वहां तरल पदार्थ पहुंचते हैं तो उसमें छनने की क्रिया होती है, जो पोषक तत्व हमारे बॉडी में चला जाते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र के माध्यम से वृक्क बाहर निकाल देता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? तो ये हो जाएगी यकृत यानी लीवर। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। क्या हो गया तुमको? ठोकना पड़ता है भाई। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? फूल देखे होंगे, और जब खासतौर से अरहुल के फूल को देखिए तो सबको समझ में आएगा।
उसको जब झाड़िएगा तो एक पाउडर सा गिरता है, उसी पाउडर को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पराग। क्या कहते हैं? पराग। अब फूलों का दो भाग होता है, पुरुष जनन भाग और स्त्री जनन भाग। पुरुष जनन भाग को कहते हैं हम पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और स्त्री जनन भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं हम परागकोश, और उसमें क्या होते हैं? तो पराग होते हैं। उस परागकोश में क्या होते हैं? पराग, जो कीटों द्वारा, किसी अन्य हवाओं के झोंका द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, तितलियों के द्वारा झड़ जाते हैं और किसी दूसरे फूल पर में, मादा फूल पर में पहुंच जाते हैं, जहां निषेचन हो जाता है उनका, और निषेचन होने के फलस्वरूप क्या होता है? बीजांड बन जाते हैं, बीज निर्मित हो जाते हैं, फल के रूप में चले जाते हैं। तो पंखुड़िया के अंदर फूल के बीच में जो कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती, उन्हें आप क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कहते हैं पराग। दैट्स क्लियर? समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब कतिपय क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं कि यूपी टेट वगैरह में भी पूछे गए, कहिएगा सर वन लाइनर, तो ये क्या करते हैं ना, वन लाइनर हम ऐसे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आपको हम डायरेक्टली अभी समझा सकें। क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन घुमा के समझाऊंगा, और लगभग 60 क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा 1, 2 और 3 चैप्टर से, जो पूरा का पूरा मैंने कहा 10 वीडियो में मैं ईवीएस खत्म करूंगा, तो खत्म करूंगा, आप देखिएगा। लेकिन एकदम देखिएगा कंसल्टेंसी से, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं को में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं भाई? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, ऊंट के पीठ पर कुबर होता है जिसमें वसा जमा रहता है और जिसको पानी के अभाव में पी करके अपना संतुलन वो बनाए रखता है। अल्प मूत्र त्याग करता है, अल्प पसीना त्याग करता है। ये सब क्या था ऊंट का? मछली के बारे में पढ़े, मछली का शरीर धारारेखीय होता है, ऊपर सल्की होता है, उसके गलफड़े में गिल होता है। ये सब क्या है? हम याद दिला दें, अनुकूलन। इसको क्या कहते थे? अनुकूलन। तो वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले जो विशेष शारीरिक लक्षण होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम अनुकूलन। परजीविता आप समझते हैं, रूपांतरण, इनमें से सभी ये कभी नहीं होगा। सीधे सबको छोड़ देते हैं, डिस्कस नहीं करना, बकवास नहीं करना। बकवास करने में आनंद नहीं आता है, मुझे टू द पॉइंट बोलने में बड़ा मजा आता है। वैसे आपका साथ रहे तो जो कहिए वो करेंगे। चलिए, अब यहां क्या है क्वेश्चन? जलीय जंतुओं में श्वसन होता है भाई। तो जलीय छोड़िए, ऑप्शन क्या दिया नहीं दिया हम देख लेते हैं। फेफड़ों द्वारा, तो स्थलीय क्या करेगा? गिल द्वारा, गलफड़े द्वारा? नहीं ना। फुफ्फुस द्वारा, आपके मानव के हृदय में फुफ्फुस है। वायुकोश द्वारा? नहीं। गलफड़ों के द्वारा ही ठीक है। जलीय जीव में ये भी याद रखिएगा भाई लोग, जलीय जीव में डॉल्फिन और शार्क नासा द्वार के माध्यम से सांस लेती है। कुछ कुछ देर पर देखिएगा वो पानी से निकल करके ऊपर कूदती रहती है। किस लिए? सांस लेने के लिए। बाकी सब मैक्सिमम जो जलीय जीव है वह किसके द्वारा सांस लेते हैं? गलफड़े के द्वारा। जैसे मछली के गलफड़े में गिल पाया जाता है, जो क्या करता है? जल को अपना अवशोषित किया, और जल को अवशोषित करने के बाद उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ा, हाइड्रोजन को बाहर फेंका और ऑक्सीजन को सांस के रूप में ले लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधे द्वारा, सभी हरे पौधे द्वारा, सभी जंतु द्वारा नहीं होता है। एकमात्र जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, युगलीना। उस जंतु का क्या नाम है? युगलीना। और बाकी जितने हरे पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा होता है सभी। यहाँ पर ऑप्शन युगलीना का कोई चर्चा नहीं है, इसीलिए इसको हम मिटाते हैं, बस समझा दिए। एकमात्र जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, वो कौन सी जंतु हो गई? युगलीना। तो यहाँ पर सभी पौधों द्वारा नहीं, सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वायरसों द्वारा वगैरह। तो ये ऑप्शन आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, दो टाइप का, भ्रमित ना होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, मानवों के आमाशय की रस की प्रकृति कैसी होती है जो भोजन पचाने में सहायता करता है? तो आमाशय की प्रकृति अम्लीय होती है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, क्षारीय नहीं होती है, वैधर्मी नहीं होती, उदासीन नहीं होती। पीएच मान अगर 7 से कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? अम्लीय। 7 से अधिक हो जाए तो हो जाता है क्षारीय।
क्षारीय, और जिसमें दोनों पाया जाएगा उसको कहेंगे हम उभयधर्मी, और साथ जिसका पीएच मान रहेगा उसको अब क्या कहते हैं, उदासीन। तो हमारे पेट के अमाशय की प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है अम्लीय। किस प्रकार की होती है, अम्लीय। पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? अब देखिए पौधों में दो ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। अभी पढ़े होंगे। जाइलम का क्या कार्य है कि धरती से जल अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचा देना, और फ्लोएम का कार्य क्या है, तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो इस प्रकार यहां क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। क्योंकि फ्लोएम क्या करेगा, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न हो जाएगी तो जो तैयार भोजन होगा उस तैयार भोजन को पत्ती से लेकर के, पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है, तो वहां से लेकर के पौधे के पूर्व सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। ठीक है, तो यहां पर पौधे में जलीय जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। निम्नलिखित में से जर का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? अब देखिए जर का कौन सा कार्य नहीं है, तो भोजन का भंडारण जर करता है। जर के गुणों में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो याद रखिए कि जर का यह भी कार्य है कि भोजन का भंडारण करना, पौधे को सहारा देना भी है, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना भी है, नहीं है तो ह्यूमस उपलब्ध कराना। ह्यूमस क्या है, मिट्टी है, मिट्टी क्या है, मिट्टी। और मिट्टी को केचुए के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा ह्यूमस में परिणत किया जाता है। ये इसमें जर की कोई भूमिका नहीं होती है, इसीलिए केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं? भाई कांटा नुमा पौधा, तो मैंने कुछ देर पहले भी कहा था जो सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाएगा, मरुस्थल में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, मरुस्थल। तो क्वेश्चन वही है, कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं? स्थलीय नहीं होगा, यहां स्थलीय नहीं होगा, जलीय नहीं होगा, उभयधर्मी नहीं होगा, सीधा सा जवाब होगा क्या, मरुस्थलीय। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन समझाया हुआ है। अब कुछ जानवर रात में जागते हैं या जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? आप उल्लू हैं तो उल्लू कैसा देखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। उसकी जिंदगी कैसी हो जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो जानवर रात में जगते हैं वो जानवर हर चीज को देखने किस रंग में देखेंगे? तो यहां देखें बैगनी एवं नीला नहीं देखेंगे, ब्लैक यानी काला और उजले रंग में देखेगी। हरा और पीला नहीं, लाल एवं संतरा नहीं। इसका जवाब हो गया इनमें से कोई नहीं। लेकिन जवाब याद रखिए कैसे देखेंगे, सॉरी कैसा देखेंगे वो, तो काला और उजला। कैसे देखेंगे, काला और उजला। समझ में आ रहा है? तो कमेंट कर दीजिएगा, आज कुछ थके से हम हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता। हाथी अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते ना। ये देखिए इसमें सही कथन जो है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 1 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है। 2 क्विंटल नहीं होगा, 1 क्विंटल। हाथी दिन में से 4 से 5 घंटे सोते हैं, 8 से 10 घंटे नहीं सोते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ये सही जाएगा। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम पसंद करते नहीं, चलता रहता है, बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं। तो हाथी के संदर्भ में ये सबसे उपयुक्त कथन है। और इसी कथन के साथ आज के इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उम्मीद रखिए कि हर एक अच्छे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे और रोज मिलेंगे। बस नवरात्र है, भक्ति की उपासना, शक्ति की उपासना कीजिए और कामयाबी की दुआ कीजिए। जय हिंद, जय भारत।